हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज है हमारा डे 12 पार्ट 4 इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो सैलरी चैप्टर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। हमने सारे पहले अलाउंसेस कंप्लीट किए, पूरे परक्यूजिट्स कंप्लीट किए, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट किए और जो थोड़े मोड़े टॉपिक थे वो कंप्लीट किए। ठीक है, अब अब हम किस में आ चुके हैं, क्वेश्चंस में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट क्लास में कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो अब हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, अब अभी जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बुक से जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सी, अगर आपको डेली जो है कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसे ही पढ़ सकते हैं। और आपकी चार्ट बुक जो है वो भी आपके रिवीजन के लिए बनाई गई, वो सारे पॉइंट्स कवर करती है। ठीक है, तो आप उससे भी रीड करना चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ओवरऑल व्यू चाहिए तो आप बिल्कुल चार्ट बुक अभी से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इंटरेस्ट फ्री लोन एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो इंटरेस्ट फ्री लोन जो अपन लोगों ने पहले पढ़ा था उसका एक पॉइंट का कैलकुलेशन होगा और दूसरा आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का होगा। ठीक है, फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव बीन ग्रांटेड बाय वेद सॉफ्टवेयर लिमिटेड टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय मिस्टर बद्री। मिस्टर बद्री को मिला है, कहाँ से मिला है, वेद सॉफ्टवेयर लिमिटेड से। तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, बद्री के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब क्या मिला यहाँ पर, हाउसिंग लोन एट द रेट 6% पर एनम, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2025 इज 6 लाख। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, 6 लाख। मिस्टर बद्री पेज 12,000 पर मंथ ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। ठीक है, हर महीने जो है वो क्या कर रहा है, 12,000 की इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर रहा है। ठीक है, अब तो अप्रैल के महीने में बैलेंस कितना था, 6,000, वो 12,000 पे कर देगा तो कितना बचेगा, 5,88,000। और जो बेटा इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट चार्ज वो कब होता है, वो होता है एट एंड ऑफ ईच मंथ, क्योंकि हमारा पेमेंट कब हो रहा है, मंथली हो रहा है। तो मंथली जो बैलेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो किस में चार्ज होगा, ऑब्वियसली बात है 5,88,000 में होगा। फिर नेक्स्ट क्या बात करता है, एयर कंडीशनर्स परचेज 4 years बैक फॉर ₹2 लाख। कंपनी ने खरीदा था एसी 4 साल पहले 2 लाख का। हैव बीन गिवन टू मिस्टर बद्री फॉर ₹90,000। द लैंडिंग रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन 1/4/2025 फॉर हाउसिंग लोन मे बी टेकन एज 10%। तो एसबीआई लोन देती कितने में बेटा, 10% में, और कंपनी ने कितने परसेंट में दिया है, 6% में। तो बद्री के हाथ में डिफरेंस टैक्सेबल होगा जो कि कितने परसेंट का है, 4% का। ठीक है, तो ये जो आपका हाउसिंग लोन है ना, इसमें 4% का जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। तो ये लैंडिंग रेट वाली लाइन जो है ये ऊपर वाले पॉइंट के लिए दी गई है। ठीक है, अब एयर कंडीशनर जो 4 साल पहले खरीदा गया था, ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नीचे लास्ट में क्या बोलता है, कंप्यूट द चार्जेबल परक्यूजिट इन हैंड्स ऑफ बद्री। हम लोग को क्या निकालना है, चार्जेबल परक्यूजिट निकालना है इन हैंड्स ऑफ बद्री। तो हम जाएंगे किसमें, हमारी आंसर बुक के, बेसिकली हमारी क्या बोलते हैं, नोट्स के ऊपर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर, बुक का पेज नंबर क्या है बेटा आपकी 19, तो हम ले लेंगे 19। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ परक्यूजिट्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल perquisites in hands of Mr. Badri for assessment year 26-27। ठीक है, अब अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बनाएंगे क्या, ये
और ये जो है वो अब यहाँ पर अपन लेंगे क्या, पर्टिकुलर नोट और अमाउंट। अब ये जो है वो आपने बना लिया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने आंसर्स के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या मिला है बेटा, कंसेशनल रेट ऑफ हाउसिंग लोन। तो फर्स्ट कंसेशनल रेट ऑफ हाउसिंग लोन, ठीक है। अब इसमें अपन लिख लेंगे क्या, नोट नंबर 1, क्योंकि हम लोग को नोट नंबर 1 के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड हमको मिला है क्या, ट्रांसफर ऑफ एयर कंडीशनर टू बद्री, ठीक है। तो इसके लिए जो है अ, हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 2, ठीक है। और इसका कर देते हैं अभी टोटल। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। ये जो है वो हमने क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। अब आ जाओ नोट के ऊपर। तो अपन लिखेंगे नोट 1, कंसेशनल कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज कंसेशनल लोन, कंसेशनल लोन कंप्यूटेशन करना है इसको, इसलिए लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्यूजिट गिवन एज, क्या बोलते हैं, एज कंसेशनल लोन, ठीक है। अब बेटा हम लोग को 12 महीना है, तो 12 महीने के लिए पहले मंथ लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, अप्रैल 2025, मई 2025, जून 2025, जुलाई, एक मिनट, ये अभी क्या चल रहा है, 25-26, हाँ ठीक है। तो जुलाई 2025, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट 26-27, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2025, सितंबर 25, अक्टूबर 25, नवंबर 25, दिसंबर 25, जनवरी 25, फरवरी 25 और मार्च 25, ठीक है। तो हमने 12, सॉरी ये 25 आएगा क्या, नहीं ये आएगा क्या आपका 26। तो यहाँ पर आप लोगे 26, 26 और 26, ठीक है। ये आपने क्या ले लिए, मंथ ले लिए। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में पता है कि साल के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा 6 लाख रुपए जो है वो क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। और हर महीने अपन कितना पे कर रहे हैं, 12,000। तो 6 लाख में से अगर मैं 12,000 माइनस कर देती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 5,88,000। तो मेरे को हर मंथ यही करना है, मेरे को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, मंथ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कि हर मंथ के एंड में कितना बैलेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, परक्यूजिट्स, ठीक है। तो मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर अभी अपन क्या लेंगे, तो अपन लेंगे 5,88,000 है ना।
तो यहाँ पर अपन लेने वाले हैं 5,88,000। कहाँ से आया? 6 लाख माइनस 12,000। अब इसमें से अगर मैं 12,000 माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 5,76,000। फिर इसमें से 12,000 माइनस करूंगी तो आएगा 5,64,000। फिर माइनस करूंगी तो आएगा 5,52,000। फिर माइनस करूंगी तो आएगा 5,40,000। फिर माइनस करूंगी तो आ जाएगा 5,28,000। फिर माइनस करूंगी तो आएगा 5,16,000। फिर माइनस करूंगी तो फिर आ जाएगा 5,04,000। और फिर माइनस करूंगी तो आएगा 4,92,000। फिर करूंगी तो आएगा 4,80,000। फिर माइनस करूंगी तो आएगा 4,68,000। और फिर आएगा 4,56,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है? अभी मंथली एंड का बैलेंस जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या है? मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कि इतना जो है वो हम लोग को और पे करना है, आगे बचा हुआ बैलेंस है। अब जितना भी हमारा जो भी हमारा बैलेंस है, ठीक है, मंथली आउटस्टैंडिंग जो भी हमारा बैलेंस है, अगर वो उस बैलेंस को मैं इंटू कर दूंगी कितने से? 4% से। कितने से इंटू करूंगी? 4%। मैम 4% कहाँ से आया? तो 10% माइनस क्या बोलते हैं 6%, 4%, और डिवाइड कर दूंगी किससे? 1/12, मतलब डिवाइड कर दूंगी किससे? 12 से, क्योंकि एक महीने का है वो। 4% और डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगी तो मेरा परक्यूजिट का वैल्यू मंथली आ जाएगा। जैसे कि 5,88,000 मैंने लिया है कैलकुलेटर पे, इंटू 4% डिवाइडेड बाय 12 तो आ जाएगा 1960। फिर सेम 5,76,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1920। एक चीज अपन और कर सकते हैं इसमें, अपन ये कर सकते हैं कि अगर 4 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो कितना परसेंट होता है? 0.33, दैट इज 1/3 होता है बेसिकली। 5,64,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1880। तो आपको सबके साथ यही करना है, इंटू 4% डिवाइड बाय 12 करना है, तो आपका आंसर फिर आ जाएगा 1840, 1800, 1760, उसके बाद 1720, फिर आ जाएगा 1680, 1600, 1560, 1520। कुछ गलती ही कर दी क्या अपन लोगों ने? 1960, 1920, 1880, 1840, 1800, 1760, 116, ये फिर 1640। यहाँ पर आएगा 1640, फिर आएगा 1600, फिर आएगा 1560, फिर आएगा 1520, और हम लोग को यहाँ पे करना है इसका टोटल। तो इसका जो टोटल आएगा हमारा वो आएगा 1960 प्लस, आप लोग भी करें, 1920 प्लस 1880 प्लस 1840 प्लस 1800 प्लस 1760 प्लस 1720 प्लस 1680 प्लस 1640 प्लस 1600 प्लस 1560 प्लस 1520 इज इक्वल्स टू 20,880। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 20,880। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 का आंसर है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 20,880। अब अपने को करना है क्या? एसी की बात। जब हम एसी की बात करते हैं तो एक बार मैं आऊंगी बेटा अपने किसमें? चार्ट बुक में। तो ये हमारी सैलरी की चार्ट बुक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मूवेबल एसेट। ठीक है, मूवेबल एसेट में 2 केसेस होते हैं, एक होता है आपका यूज ऑफ मूवेबल एसेट, और दूसरा होता है कौन सा? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। दिख नहीं रहा है सही से, टेक्स्ट बुक पे निकाल लेते हैं।
ये जो है हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो इसमें क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन। अगर आप देख सकते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट होगा डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन। अब डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए क्या लगता है, हम लोग को डेप्रिसिएशन का रेट लगता है। तो कंप्यूटर पे कितना है, 50% डब्ल्यूडीवी, कार पे है 20% डब्ल्यूडीवी, अदर एसेट पे 10% एसएलएम। और हमको निकालना है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब कार जितने साल के लिए यूज हुई है तो उसमें जितना कंप्लीटेड ईयर्स है उसके लिए हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स में जा रही हूँ और मैं लिख रही हूँ नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी ऑफ एसी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगा एसी का, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ एसी, कितने में एसी खरीदी गई है बेटा, तो एसी खरीदी गई है 2 लाख रुपए में। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो 4 साल का डेप्रिसिएशन 10%, तो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% एसएलएम। तो हम लोग लेंगे 2 लाख इंटू 10% इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। जब आप 80,000 माइनस कर देंगे तो डब्ल्यू डी वी ऑफ एसी इज इक्वल्स टू 1,20,000। तो ये आपकी क्या आ गई, डब्ल्यू डी वी ऑफ एसी आ गई है। तो यहाँ पे आप ले लोगे 1,20,000 डब्ल्यू डी वी माइनस बेचा कितने में गया है, तो आपको बेचा गया है आई होप 90,000 में, माइनस 90,000, तो कितना वैल्यू हो गया आपका 30,000। तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ परचेज हो जाती है 50,880। आई होप दिस इज क्लियर। सी गाइस, ये, हाँ, तो ये जो है वो हमारा, ठीक है, तो ये जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 का वो है कंप्यूटेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको ये क्लियर हो चुका और आपका ये कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास जो है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का जो हमारा टॉपिक था वो क्या हो चुका है बेटा, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास कोई एसेट है जो कंपनी बहुत टाइम से यूज कर रही थी बट अब वो पुरानी हो गई, तो वो अपने एम्प्लॉय को बेच देती है। ठीक है, तो सेकंड हैंड एसेट तो कम रेट में बेचती है, तो बेसिकली जितना कम में बेच रही है, जितना एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब आज से हम पढ़ेंगे क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट की जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे होती है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो क्या है बेटा, आपका ग्रेच्युटी। मैम ग्रेच्युटी क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब आपने इतने साल जो है एम्प्लॉयर के पास काम किया है, तो एज अ अप्रिसिएशन एंड सेफ्टी, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, कि आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, इतने साल आपने इतनी रॉयल्टी से काम किया है, अब आपको क्या बोलते हैं पूरा एंजॉय करने का हक है आपकी लाइफ को। तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो वन टाइम पेमेंट जो है वो एम्प्लॉय को किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, ग्रेच्युटी। पेंशन जो है वो लमसम या फिर यूजुअली मंथली ही दी जाती है। ठीक है, मतलब बहुत कम लोग लमसम पेंशन उठाते हैं, मंथली पेंशन जो वो, बट ग्रेच्युटी जो है वो हमेशा का हमेशा लमसम ही दिया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ऑफ ग्रेच्युटी जो एक एम्प्लॉय को दी जाती है। अब अपन मूव करेंगे किसमें, क्वेश्चंस में। तो उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, उससे पहले अपन एक हेडिंग डाल लेते हैं जिसका नाम क्या है, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का वो क्या है आपका क्वेश्चन बैंक का 3.10। तो 3.10 जो है वो क्या है आपका ग्रेच्युटी।
इसमें इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है बेटा आपका 13 और पेज नंबर जो है वो आपका आएगा 19। बेटा आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है पेज नंबर देखते टाइम। अब क्या बोलता है आगे सुनो। मिस्टर राज इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। राज जो है वो कहाँ का एम्प्लॉय है, एक्स वाई जेड लिमिटेड का एम्प्लॉय है। ही रिसीव 25 लाख एज ग्रेचुटी। उसको 25 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिल चुकी है। अब ही रिटायर्ड ऑन 16 फरवरी। वो कब रिटायर हो रहा है, तो वो 16 फरवरी 2025 को जो है वो रिटायर हो रहा है। आगे आफ्टर रेंडरिंग 25 years and 7 months of service, his basic salary with effect from 1 October 2025 is 60,000 per month. Prior to that, it was 50,000 per month. Dearness allowance was 30,800 per month. Calculate the amount of gratuity exempt from tax if। आपको amount of gratuity exempt निकालना है if। तो यहाँ पे 3 केसेस है और तीनों केसेस में आपको एग्जाम्पशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मिस्टर राज इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मिस्टर राज इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। मिस्टर राज इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है। अब एक नोट लिखा हुआ है नीचे, क्या बोलता है 40% ऑफ डियरनेस अलाउंस। 40% ऑफ डियरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। कि जो 40% ऑफ डियरनेस अलाउंस है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट जो है वो क्या होता है, बनता है। अब 3 केसेस हैं तो अपने को क्या करना है, तीनों केसेस के लिए आंसर निकालना है अलग अलग। सबसे पहला क्या बोलता है, इफ राज इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बेटा अगर राज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक चीज हमको याद थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज लाइक व्हाट, सरकारी दामाद फॉर योर रिटायरमेंट बेनिफिट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में जो लमसम पेमेंट होता है रिटायरमेंट बेनिफिट का, वो क्या होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। तो ये तो पूरा ग्रेचुटी जो 25 लाख रुपए का मिला है वो एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब डोंट राइट सरकारी दमाड़ वर्ड इन योर एग्जाम, इट इज लाइक आई जस्ट वांट टू से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में जो लमसम पेमेंट होता है रिटायरमेंट में वो एग्जाम्प्ट होता है और ग्रेचुटी भी एग्जाम्प्ट होगा इसलिए, ठीक है। अब राज इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के लिए आपको याद होगा एग्जामिशन अलग से बनी होगी 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और यहाँ पर आपका लिखा होगा 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फिर दोनों में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और दोनों में मैक्सिमम 20 लाख व्हिचएवर इज लोअर का आपको प्रोविजन जो है वो लेना है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है इफ राज इज अ गवर्नमेंट, हाँ तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही, इफ राज इज अ मिस्टर राज इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिस्टर राज इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, gratuity received by government employee is fully exempt. So rupees 25 lakh received as gratuity is fully exempt in his hands. जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, और फुल्ली एग्जेम्प्ट को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा अपना हाई वो कर देंगे, ठीक है। तो जहां जहां भी आप फुल्ली एग्जेम्प्ट लिख रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका आंसर जो है वो झलकना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे लाइन कर दोगे, क्योंकि आपके पास कलर नहीं है ना, आप सिर्फ ब्लैक है, मेरे पास कलर है, तो आपको ये जो है वो आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेकंड क्या बोलता है, मिस्टर राज इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है। कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो एग्जेम्पशन क्या होगी,
एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू, एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू, आपको सिर्फ एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है ना, एक चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप लिखोगे 15/26, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ completed year of service, नंबर ऑफ व्हाट, completed year of service। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक तो इसका नोट देना पड़ेगा, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का तो ठीक है, आप चाहो तो नीचे नोट लिख सकते हो। सेकंड है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और थर्ड बात करते हैं मैक्सिमम 25 लाख, और लास्ट में होगा क्या, विच एवर इज लोअर। तो 15/26 इंटू, अब सैलरी पर मंथ के लिए अपन नीचे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर अपन नीचे लिखेंगे नोट में सैलरी पर मंथ इज इक्वल्स टू लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है, लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट डीए, और आपको क्या लेना है बेटा, यहाँ पर बोथ लेना है। ठीक है, तो लेटेस्ट बेसिक सैलरी कितनी है आपकी, 60,000 प्लस डीए जो था आपका कितना था, 30,800। तो आपका टोटल जो है वो आ चुका है 60,000 प्लस 30,800 इज इक्वल्स टू 90,800। ठीक है, तो आपकी सैलरी मंथ पर मंथ कितनी आ गई, 90,800। तो यहाँ पे अपन लेंगे 90,800 इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो कितना कंप्लीट किया है, 25 साल 7 मंथ। बेटा 6 महीने से ऊपर होता है तभी अपन राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर 7 महीने, तो अपन राउंड ऑफ करके उसको कितना ले लेंगे, 26 ईयर्स। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90,800 इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 26 साल इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आ जाएगा 13,62,000। तो आपका आंसर आएगा 13,62,000। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज हाउ मच, मैक्स 25 lakhs, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 20 लाख। तो यहाँ पर आप कितना ले लोगे, 20 लाख। तो 20 लाख जो है वो आप ले रहे हो, तो विच एवर इज लोअर कितना है, 13,62,000। ठीक है, 13,62,000 जो है वो उनका वो है, तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो सेकंड केस में आपका आंसर आएगा कितना, 13,62,000। तो यहाँ पर मैं नीचे में भी लिख देती हूँ, एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू, एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू 13,62,000। अब बेटा उसको पैसा रिसीव कितना हुआ है, उसको मिला है 25 लाख रुपए, और एग्जेम्प्ट कितना हुआ है, 13,62,000। 25 लाख माइनस 13,62,000, तो 11,38,000 जो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वो है। अब अब अपन करेंगे क्या, पॉइंट नंबर थर्ड। तो थर्ड जो है वो अपन लेंगे, इफ राज इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कि राज अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर नहीं है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अपन यहाँ पर लेंगे, तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में पॉइंट नंबर 1 जो है बेटा वो क्या है, 1/2 इंटू
ठीक है, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month इंटू नंबर ऑफ completed ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, और राउंड ऑफ नॉट अलाउड है इसमें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और थर्ड बात है आपका मैक्सिमम, हाउ मनी लैक्स, तो मैक्सिमम 20 lakhs। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, तो अपने को निकालना पड़ेगा एवरेज सैलरी ऑफ एवरेज एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months। तो अपन नीचे जाएंगे और अपन लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, जिसमें अपन बेसिक सैलरी जो है उसका भी एवरेज करेंगे। ठीक है, अब इसको ना बेटा ध्यान से समझना है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ना हम जो रिटायर हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, 16 फरवरी को हो रहे हैं। 16 फरवरी को रिटायर हो रही हूँ मैं, तो 16 फरवरी तो हम लोग जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब फरवरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी कहाँ से, जनवरी से। अब मेरी जो सैलरी है वो चेंज कब हुई है, तो मेरी सैलरी हुई है अक्टूबर से चेंज हुई है। तो अक्टूबर से जनवरी तक मेरे पास कितने महीने हो गए, तो अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब हो गए 4 महीने। अब अक्टूबर से पहले जो मंथ एंड हुआ होगा वो कौन सा है बेटा, सितंबर। ठीक है, अब सितंबर जो है वो एंड हुआ है। अब जब मैंने यहाँ पर मेरे को 10 महीने का एवरेज लेना है और यहाँ पर मैं 4 महीने की सैलरी ले रही हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मेरे को कितने महीने की सैलरी बच गई, 6 महीने की सैलरी जो है वो और बच गई। तो सितंबर से पहले मेरे को 6 महीने जो है वो काउंट करने हैं। तो मैं कैसे काउंट करूंगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लूंगी क्या, अप्रैल। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने। ठीक है, और अक्टूबर से लेके जैन तक कितने महीने होते हैं, तो अक्टूबर से लेके जैन तक होते हैं आपके 4 महीने। तो यहाँ पर अपन लेंगे 60,000, नहीं यहाँ 50,000 सैलरी थी ना, तो 50,000 पर मंथ इंटू 6 months प्लस 60,000 पर मंथ इंटू 4 month डिवाइडेड बाय 10 month। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एवरेज मिल जाएगा। तो अपन लेंगे 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए, और 60,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू दिस। तो MRC इज इक्वल्स टू 5,40,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 54,000। मेरा एवरेज बेसिक सैलरी कितनी आ गई, 54,000 बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स। तो डीए इन टर्म्स जो आपको लेना है वो आप लोगे 30,800 इंटू 40%। तो इसका 40% आपका आ जाएगा 30,800 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 12,320। और कोई कमीशन वमीशन तो है नहीं, तो आ गया आपका टोटल। तो टोटल आ गया यहाँ पर प्लस 54,000 इज इक्वल्स टू 66,320, 66,320, 66,320, 1/2 इंटू 66,320 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आप कितना लोगे, तो आपको 25 ईयर्स लेना पड़ेगा क्योंकि राउंड ऑफ अलाउड नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 ईयर्स इज इक्वल्स टू 8,29,000।
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है 25 lakhs और मैक्सिमम कितना है आपका 20 लाख। तो यहाँ पर हम लेंगे विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो कि हमारी एग्जेम्पशन का आंसर है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8,29,000। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 8,29,000 विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं दोनों जगह पे एक आंसर और लिख सकती हूँ, क्या कि टैक्सेबल ग्रेच्युटी जो है वो क्या होगी। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी इज इक्वल्स टू 25 लाख माइनस 8,29,000, 25 लाख माइनस 8,29,000 इज इक्वल्स टू 16,71,000। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन, ये तो एग्जेम्पशन है, और टैक्सेबल ग्रेच्युटी अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं टैक्सेबल ग्रेच्युटी इज इक्वल्स टू 25 लाख माइनस 13,62,000 इज इक्वल्स टू 25 लाख माइनस इज इक्वल्स टू 11,38,000। आई होप दिस इज डन। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और आपको जहाँ पर भी लगता है कि आप क्वेश्चन पॉज करके लिखना चाहते हैं, बिल्कुल जो है बेटा लिख सकते हैं। और आपको कोई डाउट है या आपके कोई सजेशंस हैं वीडियो को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपन आएंगे इलस्ट्रेशन। क्या मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते मैम, क्यों नहीं दे सकते। तो आप लोगों का होमवर्क है, एंड द होमवर्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर आपका है 19, एंड दिस इज व्हाट योर होमवर्क इज। आज का एक आपका जो होमवर्क है वो है इलस्ट्रेशन नंबर क्या बेटा 14। ना, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इलस्ट्रेशन नंबर, ये तो होमवर्क है, लीव सैलरी। ठीक है, लीव सैलरी का मतलब क्या होता है बेटा, इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव्स, इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव्स। मतलब जितनी भी छुट्टियां आपने बचा के रखी थी पूरे अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के पीरियड में, और जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया, उसके बदले आप पैसा ले रहे हो। बेसिकली आपकी जो पेड लीव थी आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि उसको पूरा आखिरी में पे करते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार मंथली भी हो जाता है और आखिरी में भी होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। बट नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर लमसम पेमेंट हो रहा है तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है। मंथली पेमेंट में कोई एग्जेम्पशन नहीं, सिर्फ लमसम पेमेंट जो है, लमसम पेमेंट जो है बस उसी में एग्जेम्पशन है। मंथली पेमेंट के अंदर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अब आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 15 के ऊपर। क्या बोलता है ये, मिस्टर बंसल was employed with Messrs ABC Associates। ठीक है, मैसर एबीसी एसोसिएट्स में एम्प्लॉयड है। आफ्टर कंप्लीटिंग 40 years and 7 months of service, कितना कंप्लीट करने के बाद 40 years and 7 months of service, he retired on 31st October 2025। From the following information, compute the amount of taxable leave salary. Salary at the time of retirement is 10,000 per month. Average salary for 10 months ending on 31st October 2025 is 9,000 per month। मतलब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ आपको दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है।
लीव एंटाइटल्ड 1.5 मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। भले ही क्वेश्चन में आपको 1.5 महीने क्यों ना अलाउ करे, बट इनकम टैक्स में आपको मैक्सिमम कितना अलाउ किया गया, 30 days, विच इज एक्चुअली हाउ मच, 1 month। ठीक है। लीव एनकैशमेंट रिसीव एट द बेसिस ऑफ सैलरी टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 5 लाख। पैसा मिला कितना है, 5 लाख। लीव अवेल्ड कितना है आपका, 10 month। ठीक है। और निकालना क्या है आपको, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। तो आ जाओ अपने आंसर के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 15। पेज नंबर क्या है आपका, तो पेज नंबर है आपका 19। इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड पेज नंबर 19। अब यहां पर मैं लिखूंगी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिखूंगी लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड। तो कितनी आपको लीव सैलरी रिसीव हुई है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 5 लाख रुपीज। तो आपको कितना लेना है, 5 लाख। जो क्वेश्चन में दिया है वही आप लोगे। माइनस करोगे क्या आप, एग्जेम्पशन। माइनस क्या करोगे, एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन के केस में सबसे पहला जो आपका अमाउंट है वो आपका है, मतलब सबसे पहला आप क्या लोगे, तो आप यहाँ पर लेने वाले हो हमारे चार्ट के हिसाब से, चार्ट बुक के हिसाब से आपका दिया हुआ है लीव क्रेडिट। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगे क्या, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months। ये आपका पहला एग्जाम्पशन है। सेकंड जो है वो आप लोगे 10 months इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months। थर्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फोर्थ, मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, सॉरी मैक्सिमम 25 लाख। लास्ट में अपन लेंगे क्या, विच एवर इज लोअर। ठीक है। अब इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा लीव क्रेडिट। उसके अलावा सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगी लीव क्रेडिट का फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लीव क्रेडिट इज इक्वल्स टू, तो लीव क्रेडिट का मतलब है कितनी क्रेडिट आपके पास जमा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लीव एंटाइटल्ड, लीव एंटाइटल्ड माइनस लीव अवेल्ड। ठीक है। तो लीव एंटाइटल्ड, भले ही क्वेश्चन में आपको 1.5 महीना दिया हुआ है, बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितना है, 30 days, दैट इज 1 month। तो हम लोग इसको मंथ में कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं कितने साल का, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। और इसमें सर्विस में रिटायर कब हुआ है, तो ये आपका रिटायर हुआ 40 years 7 months। ठीक है। और आपको मिलता है 1.5 महीना फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसी के लिए मिले ना 1.5 महीना, 1.5 महीना फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे क्या, 40 years इंटू 1 month माइनस लीव अवेल्ड जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 10 months। तो 40 month माइनस 10 month इज इक्वल्स टू लीव क्रेडिट कितने का हो गया बेटा, 30 months। तो लीव क्रेडिट हमारा आ चुका है 30 months का। तो यहाँ पर मैं लूंगी आपका 30 month इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month क्वेश्चन में दी गई है 9,500 पर मंथ, 9,500। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9,500 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2,85,000। ठीक है, 2,85,000। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा 10 month
इंटू 9500 पर मंथ इंटू ये आ जाएगा 95,000। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है आपका 5 लाख और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 लाख। अब 2,85,000, 95,000, 5 लाख और 25 लाख, विच एवर इज लोअर कितना है आपका, तो ऑब्वियसली 95,000। तो 95,000 सबसे लोअर है, तो हम 5 लाख में 95,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टैक्सेबल लीव सैलरी इज इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 95,000 इज इक्वल्स टू 4,05,000। बिल्कुल आप इसको किस में बना सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर डाल के, डब्बा डाल के, पर्टिकुलर नोट्स के साथ बना सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 19। आई होप यू लाइक इट। यस, now the next topic we have is what beta, pension। ठीक है, अब पेंशन जो है वो क्यों दिया जाता है, तो बेसिकली ये आपका क्या है, खर्चा चलाने के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी तो आपको लाइफ स्पेंड करनी है, आपको पैसे चाहिए अपनी लाइफ चलाने के लिए, तो आपकी लाइफ सिक्योरिटी के लिए ये किसके लिए दिया गया, लाइफ मेंटेनेंस के लिए, बेसिकली मेंटेनेंस, कि एक बंदे की लाइफ सिक्योर हो सके। ठीक है, इसलिए जो है वो पेंशन दिया जाता है। अब पेंशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मंथली पेंशन, एक होता है लमसम पेंशन। कुछ लोग जो है वो आधा आधा करा लेते हैं, मतलब अपनी पेंशन का कुछ पोर्शन जो है वो मंथली लेते हो, कुछ पोर्शन जो है उसको वो क्या बोलते हैं, लमसम में क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़ते हैं, अभी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, रानी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ पेंशन ऑफ 1,500 रुपए पर मंथ। 1,500 रुपए पर मंथ की उसको पेंशन मिली है फ्रॉम राजा लिमिटेड। शी गेट्स 3/5 of the pension commuted and receives 90,000. Compute the taxable portion of commuted value of pension. Commuted value of pension का बस निकालना है, एक चीज समझना, she does not receive the gratuity of 50,000 received as gratuity। तो आपको दो केस में आंसर निकालना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टैक्सेबल पोर्शन सिर्फ कम्यूटेड वैल्यू का निकालना है। ठीक है मैम, कम्यूटेड क्या होता है और अनकम्यूटेड जो है वो क्या होता है, तो अब यहाँ पे समझना। इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर है आपका 20। कंप्यूटेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। कंप्यूटेशन ऑफ commuted value, taxable portion of commuted value, it's better to write what is asked in the question। computation of, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, taxable portion, taxable portion of commuted value of pension। ठीक है, अब कम्यूटेड का मतलब क्या होता है और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है, तो पहले आप ध्यान से समझ लो। अनकम्यूटेड मतलब, कम्यूटेड मतलब लमसम, ये आपको ध्यान रखना है। कम्यूटेड मतलब लमसम पेमेंट। ठीक है, तो अनकम्यूटेड मतलब क्या होगा बेटा, मंथली पेमेंट। ऑब्वियसली जो उसका ऑपोजिट है वो हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेमेंट। ठीक है, अब मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका क्या है, पेंशन है। अब ये आपकी पूरी पेंशन है, पूरी पेंशन मतलब कितनी, 100% पेंशन है, और ये जो पूरी पेंशन है वो आपको मिलती कितनी, 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से पूरी मिलती है। बट इसमें से आपने 3/5 कम्यूट कराया है, 3/5 इंटू 100 कितना हो जाता है, 3/5
60%, मतलब इसमें से आपने क्या किया, 60% जो आपका पैसा था वो आपने कम्यूट करा लिया, मतलब आप इसको ले रहे हो लमसम में, और 40% जो है वो आप रख रहे हो अनकम्यूटेड में। ठीक है, अब जो आपने ये पैसा कम्यूट कराया, मैं इसको कर रही हूँ ये 60%, मतलब ये, तो ये जो कम्यूटेड वाला जो पैसा है वो कितना है, तो कम्यूट करा के उसको मिल रहा है 90,000। ठीक है, कम्यूट करा के उसको मिल रहा है 90,000। तो मैम अनकम्यूटेड का जो पैसा है वो कितना बचा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1500 रुपए जो है वो पूरा था पर मंथ, इनटू अपन कर देते हैं कितना, यहाँ 3/5 चला गया, तो 2/5 पेंशन जो है वो बच गई, तो 1500 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 600 रुपए। 600 रुपए पर मंथ की पेंशन है इंटू 12 मंथ, तो आपका कितना आ जाएगा, 600 इंटू 12, 7200। बट ये 7200 रुपीज जो है वो आपको हर साल जो है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है वो क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में पूछा है क्या बेटा, नहीं पूछा है। ये जो 40% पार्ट है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। ये बोला है कि ये जो 90,000 मिल रहा है बंदे को एक बार में लमसम, आप इसकी टैक्सेबिलिटी बताओ। तो कम्यूट का मतलब तो यही है ना, लमसम ही तो है। तो ये जो 90,000 लमसम मिल रहा है इसकी टैक्सेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो अब ये 90,000 की अपन टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे। ये जो है मैंने वो ऐसे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बना दिया है, तो इसको मैं कर देती हूँ डब्बा, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ये आंसर का पार्ट जो है वो नहीं है। अब यहां पर मैं लिखूंगी क्या, तो यहां पर मैं लिखूंगी पेंशन रिसीव्ड। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले आप लिखोगे ऊपर में पर्टिकुलर नोट और अमाउंट, और उसके बाद चालू करोगे। कितनी मिली है, 90,000। ठीक है, अब इसमें दो केसेस हैं। पहला जो केस है वो किस चीज का है, व्हेन assessee received when assessee received when assessee does not receive, पहले वाला does not, when assessee does not receive, does not receive, when assessee does not receive, तो when assessee does not receive gratuity, gratuity। ठीक है, अब when assessee does not receive gratuity, तो उस केस में उसको क्या मिलता है, फायदा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो उसको कैसे फायदा मिल रहा है ये समझना, इसको कर लो आप। तो मैं माइनस करूंगी एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन जो है वो कैसे मिलती है, तो एग्जेम्पशन होती है आपकी फुल पेंशन इनटू, फुल पेंशन इनटू, अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिल रही तो 1/2 का एग्जेम्पशन है, 1/2। ठीक है, इतने का एग्जेम्पशन मिलता है। अब फुल पेंशन आप कैसे निकालोगे, तो फुल पेंशन निकालने के लिए आपको लगेगा कितना आपको मिला है, 90,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 कितना परसेंटेज है, तो 90,000 कुछ 60% है। मैम आपने 60% कहाँ से लाया, बेटा हमने 60% लाया, क्या बोलते हैं, 3/5 का परसेंटेज निकाल लिया, जितना कम्यूट हुआ है उसका परसेंटेज। तो फुल पेंशन का मतलब होता है कि अगर 90,000 जो है वो खुद 60% है, अगर 90,000 जो है वो खुद 60% है, तो 100% ऑफ द अमाउंट जो है वो कितना है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया जो भी उनका अमाउंट है इंटू 1/2, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 60%, तो हमारा आंसर आ गया 1,50,000 इंटू 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 75,000। तो आपकी जो एग्जेम्पशन है वो कितनी रहेगी, 75,000। ये आप माइनस कर दोगे तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा, टैक्सेबल पेंशन जो भी आपकी आएगी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टैक्सेबल पेंशन 90,000 माइनस 75,000, 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 15,000। तो पहले वाले केस में आपका जो टैक्सेबल पेंशन होगा वो कितना होगा, 15,000, जो कि ऐसे कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है,
आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट केस के ऊपर, और नेक्स्ट केस जो है वो ये बात करता है, और ये वो ये बोलता है, वो ये बोलता है सेकंड पोर्शन, when assessee receives gratuity, when assessee receives gratuity of ₹50,000, कि जब उसको 50,000 रुपए जो है वो क्या मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर आपने ले लिया है ग्रेचुटी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू, तो ग्रेचुटी जो रिसीव्ड है वो कितना हो गया, तो ग्रेचुटी रिसीव आपका क्वेश्चन में कितना 90,000 माइनस एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन जो है वो वही बोलती है फुल पेंशन इनटू 1/3, तो फुल पेंशन जो है वो है 90,000 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 1/3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,50,000, 50,000 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आपका एग्जेम्पशन कितना आ जाएगा 50,000, तो टैक्सेबल पेंशन, टैक्सेबल पेंशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40,000। तो ये जो है वो आपका आंसर है। पहले वाले में आपका आंसर आएगा 15,000 और दूसरे वाले में आएगा 40,000। आई होप आई एम क्लियर। एक बार आपको स्टार्टिंग से जो है वो दिखा देते हैं आंसर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ से करते हुए यहाँ तक आ गया। ठीक है, now without wasting any further time I want to move to next question। पेंशन जो होता है उसमें बच्चे अक्सर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो जितने भी पेंशन का क्वेश्चन है, वैसे तो दो ही है, तो मैं दोनों सॉल्व करूंगी। ठीक है, now Mr. Jain retires from a private service on 1st August 2025। At the time of his retirement, after 28 years, 8 months of service, he was getting a salary of 34,000 per month. He gets pension of 10,000 per month up to 31 December 2025. With effect from 1st January 2026, he gets 4/5 of his pension commuted for rupees 12 lakh. Determine the gross salary। आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है बेटा, ग्रॉस सैलरी जो वो कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, अब आपको पहले ये देखना है कि वो रिटायर कब हुआ है बेटा, अगस्त में ना, और तो उसको पेंशन मिली कब से होगी, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो उसको ना सितंबर से पेंशन मिल रही है। ठीक है, लेकिन सितंबर से उसको पेंशन मिल रही है, लेकिन उसने कम्यूट कब कराया है, उसने जनवरी में कम्यूट कराया है, तो 4 महीने तक वो उसने पूरी की पूरी अनकम्यूटेड पेंशन ली है। फिर जनवरी से लेके मार्च तक, फिर इसमें उसने 2 भाग किए हैं, और 4/5 का मतलब होता है 80%, या तो 80% जो है उसने कम्यूट कराया और 20% जो है वो नॉन कम्यूटेड है, और यहाँ पर जो है वो 100% क्या है बेटा, 100% नॉन कम्यूटेड है। तो जब अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन होती है, तो ये तो बेटा फुल्ली टैक्सेबल होती है ना, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, और ये भी फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इसमें भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन सिर्फ किसमें, कम्यूटेड पोर्शन में। तो ये जो 3 महीने का टाइम था, उसका जो 80% पेंशन था, उसमें जो है वो आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है। तो आपकी अनकम्यूटेड पेंशन और ये है आपकी कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, नाउ कम टू योर आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 17।
पेज नंबर है आपका 21। ठीक है, पेज नंबर है आपका क्या 21। द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर जैन है क्या, हाँ इलेक्शन 17 मिस्टर जैन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अब यहाँ पर अपन करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, पर्टिकुलर नोट्स और अमाउंट ही बना रहे हैं, कुछ ऐसे बड़ा घर नहीं बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स नोट और अमाउंट। ठीक है, अब जो आपकी ग्रॉस सैलरी निकालने बोला है तो उसमें सबसे पहले उसको मिलता क्या क्या, सबसे पहले तो उसको मिलता है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसको रिटायरमेंट से पहले तक की मिली होगी, तो उसकी जो सैलरी है वो थी 34,000 पर मंथ, 34,000 पर मंथ। और वो रिटायर हुआ है कब, अगस्त में रिटायर हुआ है ना, तो अगस्त में अगर रिटायर तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की उसको सैलरी मिली होगी। सॉरी हमने ना यहाँ पे सितंबर से लिया है, ये वाला जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन बैंक का, अगस्त से रिटायरमेंट हुआ, सितंबर से रिटायरमेंट हुआ है, तो अगस्त से रिटायरमेंट हुआ है तो अगस्त पे लेंगे ना, अगस्त से जनवरी तक लेंगे। ठीक है, अगस्त से जनवरी तक की पेंशन जो है वो अनकम्यूटेड है और यहाँ से लेके वो कम्यूटेड है। यहाँ पे आ जाते हैं अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को रिटायरमेंट हो चुका है, तो अपन यहाँ पे लेंगे 4 मंथ्स का कैलकुलेशन। ठीक है, 4 मंथ का क्या बोलता है, 34,000 इंटू 4 महीने इज इक्वल्स टू 1,36,000। उसके बाद अनकम्यूटेड पेंशन, नोट नंबर 1, कम्यूटेड पेंशन, नोट नंबर 1। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में इसके अलावा, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी दी हुई है तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं इसको, जब क्वेश्चन में पूछा ग्रॉस सैलरी तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, मतलब अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नोट 1, अब यहाँ पे आपको देखना है, ये है आपका 1/4/2025, 1 अगस्त 2025, 1 जनवरी 2026, 31 मार्च 2026। ठीक है, यहाँ पर तो उसको बेसिक सैलरी मिली होगी जिसका टैक्सेबिलिटी हम कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक होते कितने बेटा, बेसिकली आपके 4 महीने। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन कलर लेते हैं वो येलो कलर, जो अगस्त से लेके दिसंबर तक है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आपके हो गए 5 मंथ्स, और यहाँ पे हो गए आपके 3 मंथ्स। ठीक है,
तो ये आपके टोटल हो गए 12 महीने और यहाँ पे अपन ले लेते हैं कितने, रेड कलर ले लेते हैं। अब अपनी रिटायरमेंट यहाँ से हुई है तो पेंशन अपने को यहाँ से मिलना चालू होगी, तो अपने को सिर्फ कैलकुलेशन इसी पोर्शन का करना है, ठीक है। अब ये वाला जो है तब तक कम्यूट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग को मिला है अनकम्यूटेड पेंशन। और जो हमारा मंथली पेंशन था अनकम्यूटेड, वो हमारा पे 10,000 पर मंथ अप टू 31 दिसंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है 10,000 पर मंथ इंटू 5 मंथ्स इज इक्वल्स टू 50,000। तो ये हमारा हो गया अनकम्यूटेड पेंशन। अब यहाँ पर जो 3 महीने का पेंशन था उसमें अपन भी पहले अनकम्यूटेड पोर्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं अनकम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन विच इज हाउ मच, विच इज एक्चुअली 20%, क्योंकि हमने 80% जो है वो क्या कर लिया बेटा, कम्यूट करा लिया है। तो यहाँ पर उसने 4/5 कम्यूट कराया, मतलब 1/5 विच इज 20% इज एक्चुअली अनकम्यूटेड। तो यहाँ पर मैं लूंगी 10,000 पर मंथ इंटू 20% इंटू 3 मंथ्स। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा इज इक्वल्स टू 6,000 रुपीज। तो अगर मैं देखूं टोटल अनकम्यूटेड पेंशन, टोटल अनकम्यूटेड पेंशन इज इक्वल्स टू 56,000, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, कम्यूटेड पेंशन की। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कम्यूटेड पेंशन, जो कि है आपकी कितनी बेटा, 80%। 80% जो आपका कम्यूटेड पेंशन है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं रिसीव्ड, कि पेंशन आपको रिसीव कितना हुआ है। तो आपको पेंशन रिसीव हुआ है कितना, 12 लाख, माइनस माइनस करेंगे अपन एग्जेम्पशन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन अज्यूम कर रहे हैं ग्रेचुटी नॉट रिसीव, अज्यूमिंग ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। तो अगर मेरे को ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है तो उस केस में अज्यूमिंग ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, तो ग्रेचुटी अगर रिसीव नहीं हुई है तो अपन यहाँ पे मैं लूंगी फुल पेंशन डिवाइडेड बाय 80% इंटू 1/2। तो फुल पेंशन कितनी है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 80%, मतलब बेसिकली दैट इज पेंशन रिसीव्ड लिखना चाहिए, डोंट राइट फुल पेंशन। फुल पेंशन तो इसका आंसर है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पेंशन रिसीव्ड, रिसीव्ड पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको कर लेंगे अपन 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7,50,000, 7,50,000। तो यहाँ पर हमारा हो गया है 7,50,000। 12 लाख माइनस 7.5 लाख इज इक्वल्स टू टैक्सेबल पेंशन इज इक्वल्स टू 12 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल्स टू 4,50,000। तो टैक्सेबल पेंशन जो कि क्या है बेटा, कम्यूटेड है, जो कम्यूटेड वाला पोर्शन है वो कितना हो गया आपका, 4,50,000। तो आपका अनकम्यूटेड वाला जो पेंशन है वो कितना है, 56,000, और जो कम्यूटेड वाला है वो कितना है, 4.5 लाख। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे अनकम्यूटेड इज योर 56,000 और 4,50,000। तो टोटल आपका आ जाएगा 6,42,000। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग है, फिर ये आपके नोट हैं और ये आपका दूसरा नोट है।
अब चाहे तो इसको थोड़ा-सा अलग जो है वो करके लिख सकते हैं, दैट इज़ योर कम्यूटेड। इट्स बेटर कि आपकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर लगे, ताकि जभी भी आप सॉल्व कर लें उसके बाद आपको लग रहा है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिक्स हो रही है और आंसर अलग से नहीं दिख पा रहा है, तो डू बेटर वन थिंग, ट्राई टू हाइलाइट देम और डू एनीथिंग टू मेक देम स्टैंड आउट। जैसे मेरे को अगर लग रहा है कि ये स्टैंड आउट नहीं हो रहा है, तो मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। तो आप साइज़ नहीं बढ़ा सकते, बट आप हेडिंग डाल सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। उसको बॉक्स बना सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू कैन डू दैट स्टैंड्स आउट थिंग। जैसे यहाँ पर बॉक्स बना दिया, यहाँ पर बॉक्स बना दिया है, तो हाइलाइट हाइलाइट तो खैर नहीं कर सकते, बॉक्स बना सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो आपको करनी चाहिए। ठीक है? नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन। अब लीव ट्रैवल कंसेशन जो है वो कब मिलता है, कैसे मिलता है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको घूमने भेज रहा है, और घूमने भेज रहा है और आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। एम्प्लॉयर आपको घूमने भेज रहा है और आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को अगर बियर कर रहा है, तो वो है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल, वहां पर ना होटल ना टैक्सी कुछ भी नहीं। मतलब आप एयर से जा रहे हो या फिर आप रेलवे से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, तो आपका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर अपन आ जाएंगे टेक्स्ट क्वेश्चन बैंक में। मिस्टर अमित अवेल्स द बेनिफिट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, शॉर्ट फॉर्म में एलटीसी भी बोलते हैं, वेंट बाय एयर इकोनॉमी क्लास ऑन अ हॉलीडे इन इंडिया ऑन 25 जनवरी 2026। ठीक है? along with his wife and 3 children, consisting of son aged 6 years and twin daughter aged 2 years। तो ऑब्वियसली बेटा बड़ा है 6 साल का, और बाद में 2 बेटियां हुई हैं जो कि 2 साल की है। ठीक है, सॉरी 2 इयर्स, हाँ, दो की दोनों 2 साल की है। टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर इज 1,55,000 फॉर एडल्ट एंड 45,000 फॉर द 3 चिल्ड्रन। स्टेट विथ रीजंस, क्या करना है आपको? स्टेट विथ रीजंस द अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ मिस्टर अमित। एग्जेम्पशन कितनी है अमित के हाथ में आउट ऑफ द रिम्बर्समेंट रिसीव्ड बाय हिम? तो उसको टोटल में कितना मिला है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज में से कितना उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है और कितना उसके हाथ में टैक्सेबल है? पूरा का पूरा 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। क्यों? प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप एयर से ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आपका जो इकोनॉमी क्लास का जितना फेयर रहता है, तो ये इकोनॉमी में ही ट्रैवल किया है, यहाँ लिखा है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल किया है इसने, तो इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है वो क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो ये इकोनॉमी क्लास का फेयर एग्जेम्प्ट होगा, प्लस कितने का एग्जेम्प्ट होता है? तो नॉर्मली अगर आपके बच्चे 1998 के बाद पैदा हुए हैं तो 2 बच्चों का होता है, बट अगर आपका इंटेंशन जो है वो 2 बच्चे का था, बट आपके हो 3 गए, मतलब आपका फर्स्ट बर्थ में एक ही बच्चा है और सेकेंड बर्थ में आपके मल्टीपल चाइल्ड हो गए, ट्विन हो गए, थ्रिन्स हो गए, तो आपके जो जितने भी मल्टीपल चाइल्ड सेकेंड बर्थ में हो रहे हैं, आपका इंटेंशन तो एक ही बच्चे का था, क्योंकि पहले आपके पास एक है, तो आप एक पैदा करना चाहते थे, बट एक से ज्यादा हो गए। ठीक है? कितने ज्यादा हुए दैट डजंट डिफाइन। तो जितने भी आपके मल्टीपल बर्थ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सारे बच्चों की एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगी। बट अगर मैं केस को उल्टा कर देती हूँ कि अगर आपको फर्स्ट बर्थ में ऑलरेडी ट्विन्स हैं, 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे फर्स्ट बर्थ में, तो क्या आपको सेकंड बर्थ में आप एक बच्चा पैदा करते हो तो एग्जाम्पशन मिलेगी क्या? नहीं। जब आपके पास
ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में है ना कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं। तो सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बच्चों की एग्ज़ेम्पशन जो है वो देना चाहती है। ठीक है? तो ये क्या बोलता है? विल योर आंसर इन केस अमंग द 3 चिल्ड्रन ट्विन्स वर 6 ईयर ओल्ड एंड द एज ऑफ सन वाज़ 2 इयर्स ओल्ड कि अगर उल्टा हो जाए कि पहले ट्विन्स बच्चे पैदा हो जाए, बाद में एक लड़का हो, तो क्या तीनों बच्चों की मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम भाई 2 बच्चे, 2 लड़कियाँ पहले से है, उसके बाद तुम एक तीसरा बच्चा पैदा कर रहे हो, तो एग्ज़ेम्पशन नहीं मिलेगी। तो 2 पार्ट में आंसर लिखना है, फर्स्ट वाले में एग्ज़ेम्पशन मिल जाएगी और सेकंड वाले में आपको नहीं मिलेगी, नॉट एग्ज़ेम्प्ट। ठीक है? तो आ जाओ अपन अपने उसके ऊपर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? इलस्ट्रेशन नंबर इज़ योर्स 18। पेज नंबर क्या है आपका? 20। सवाल में आपको पूछा क्या गया है? सवाल में आपको पूछा गया है एग्ज़ामिनेशन इन हैंड्स ऑफ अमित। ठीक है? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन इन हैंड्स ऑफ अमित फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है? अब सबसे पहले अपन को बोला है स्टेट विथ रीजंस, तो अपन रीजंस के साथ आंसर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्या है? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय फॉर लीव ट्रेवल कंसेशन को बहुत ही नॉर्मल है एलटीसी लिखना, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड हिज फैमिली to learn to take leave anywhere in इंडिया। ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको जो है वो लीव जो है वो कहाँ लेनी है? इंडिया में लेनी है और आपको एग्ज़ेम्पशन जो है वो किसकी मिलेगी? तो आपको एग्ज़ेम्पशन मिलेगी आपकी जो एयर टिकट्स है उसी की मिलेगी। पहले आपको क्या बोलते हैं अ, आपके और आपके बच्चों की किसकी मिलेगी? एयर टिकट की, मतलब जितना आपका ट्रैवल वाला खर्चा है उसकी मिल जाएगी। अब फैमिली मीन्स, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फैमिली इज इक्वल्स टू हिमसेल्फ प्लस स्पाउस प्लस टू चाइल्ड टू चाइल्ड born आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। कि अगर 1 अक्टूबर 1998 के अगर के बच्चे पैदा हुए हैं तो आपको 2 ही एग्ज़ाम्पशन, 2 चाइल्ड की एग्ज़ाम्पशन मिलेगी। बट इसका क्या है ना, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फॉर फैमिली डेफिनिशन। Exemption will also be available for exemption will also be available for first any number of child born before 1 अक्टूबर 1998। मतलब एनी नंबर ऑफ चाइल्ड born बिफोर 1 अक्टूबर 1998। और सेकंड है आपका मतलब born बिफोर एक रने और क्या बोलते हैं और मल्टीपल चाइल्ड, और सेकंड जो है वो आपका बोलता है ऑल्सो मल्टीपल बर्थ, मल्टीपल बर्थ आफ्टर
1 चाइल्ड। कि अगर आपका क्या बोलते हैं मल्टीपल बर्थ हो जाता है एक बच्चा होने के बाद, तो मल्टीपल बर्थ में जितने भी बच्चे होंगे, सेकंड बर्थ में जितने बच्चे होंगे सबकी मिल जाएगी। और 1 अक्टूबर 1998 के पहले पैदा हुए हैं तो वो उसमें भी कितने ही बच्चों के एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है? हाँ, अब एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू, अब एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू if journey is performed by air, if journey is performed by air, then उसका है क्या, एयर टिकट इकोनॉमी, इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास अवेलेबल। ठीक है, जो आपको एयर टिकट्स मिलेगी वो कब की मिलेगी, तो एयर टिकट्स में आपको इकोनॉमी क्लास जो है वो अवेलेबल, तो एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास जो आप अवेलेबल मतलब एग्जेम्पशन जो है वो एयर टिकट इकोनॉमी क्लास की जो है वो मिलेगी। ठीक है, ओनली ट्रैवल एक्सपेंस अलाउड, नॉट होटल और कैब एक्सपेंस। मतलब एग्जेम्पशन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका ट्रैवल है वो बस अलाउ होगा, आपको कोई और होटल या फिर कैब की फैसिलिटी अलाउ नहीं होगी। अब अपन थोड़ा-सा क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो पहला वाला जो केस है उसमें क्या बोलता है, एक बेटा 6 साल का और 2 ट्विन डॉटर है। तो सन एज 6 इयर्स एंड ट्विन डॉटर एज 2 इयर्स। ठीक है? कि ट्विन डॉटर का जो एज है वो कितना है, 2 इयर्स है। अब तो इसमें क्या एग्जेम्पशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द किड्स, एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल टू ऑल द, exemption will be available for all the kids, not two नहीं for all the kids since for all the kids since kids are since multiple birth has happened after first child। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पशन सबकी मिल जाएगी क्योंकि आपको फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो है वो क्या हुआ है, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। सो रुपीज 1 लाख will be exempt in hands of Mr. Amit, Mr. Amit। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो अपन बात करेंगे, तो वो अपन बात करेंगे ट्विन डॉटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ट्विन डॉटर्स, एज जो है आपकी वो हुई है 6 इयर्स एज एंड सन एज 2 इयर्स एंड सन एज 2 इयर्स। ठीक है, ट्विन डॉटर का एज 6 है और सन का एज कितना है, 2 इयर्स। हियर exemption will be available in respect of two child only। ठीक है, क्योंकि आपका मल्टीपल बर्थ जो है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट टाइम में आपका मल्टीपल बर्थ हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने एक बच्चा पैदा किया, तो आपको जो फर्स्ट बर्थ के जो बच्चे बस उसी के एग्जेम्पशन मिलेगी, उसके बाद जो है वो नहीं मिलेगी। तो एयर एग्जाम्पशन विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 चाइल्ड ओनली, so proportionate air ticket is equals to um, 55,000 plus
45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एग्जेम्पशन आ जाएगा 85,000। 85,000 will be exempt and rupees 15,000 will be taxable in hands of अमित। ठीक है, तो जो 2 ट्विन डॉटर्स हैं जिनका एज 6 इयर्स है उनका एग्जेम्पशन मिलेगा, और जो 2 साल का बेटा है उसका क्या आ जाएगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और दिस इज द ओनली क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लीव ट्रैवल कंसेशन, और अगर आपका आया भी एग्जाम में तो यही आएगा, इसके अलावा एज सच कोई क्वेश्चन जो है वो लीव ट्रैवल कंसेशन का नहीं पूछता है। ठीक है, एडजस्टमेंट में आ जाएगा तो अलग बात है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, आई होप इट इज 19, या तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 19, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन और वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये दोनों जो है ना बेटा वो बिल्कुल ही क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन बिल्कुल भी ऑपोजिट है वीआरएस से। मतलब रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में क्या होता है कि आपको निकाला जाता है, अगर कोई कंपनी एम्प्लॉइज को फायर करती है तो वो उनको कॉम्पेंसेट करती है। जैसे आपके लिए नोटिस होता है तो वैसे उनके लिए, अगर वो बिना नोटिस के अगर आपको फायर कर रही है तो आपको उनको देना पड़ता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, अब नीचे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जब आप खुद अपने मन से कंपनी जो है वो छोड़ के जाते हो तो उसकी वजह से कंपनी आपको पैसे देती है, आपका जितना टाइम बचा हुआ है। तो जो वीआरएस है वो यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप जॉब खाली करोगे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उस जॉब को लेने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो कॉम्पेंसेशन दिया गया है ना। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 19, क्या बोलता है ये, मिस्टर गोविंद रिसीव रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन ऑफ 10 लाख आफ्टर 30 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ऑफ सर्विस। 30 साल 4 महीने ऑफ सर्विस। एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट ही वॉज रिसीविंग अ बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। वो कितना रिसीव कर रहा था, बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, डियरनेस अलायंस ऑफ 5,000 पर मंथ। आपको निकालना है टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन आपका कौन सा है, ये आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर है आपका 20, और यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट, TRE रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, 10 लाख माइनस एग्जेम्पशन। अब सबसे पहले आप क्या लोगे, तो सबसे पहले आप लोगे 15/26, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पर आप लोगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, इंटू
नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और राउंड ऑफ अलाउड, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और मैं एक चीज और लिख लेती हूँ यहाँ पर, राउंड ऑफ अलाउड, राउंड ऑफ अलाउड इफ मोर देन 6 मंथ्स, कि 6 महीने से ज्यादा होगा तो राउंड ऑफ जो है वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और थर्ड है आपका मैक्सिमम मैक्सिमम थर्ड है आपका मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख देना विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर है 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स जो है वो कैसे लेंगे अपन, तो यहाँ पर है आपका 20,000 रुपए जो है वो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स लेंगे ना। तो बेसिक है आपका 20,000 और डीए आपका 5,000, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 20,000 प्लस 5,000, 25,000। और पिछले 3 महीने में सैलरी चेंज नहीं हुई है, इसलिए हमने कोई भी एवरेज उसका मतलब वो एवरेज ही है। और टाइम जो है बोला है 30 साल 4 महीने, तो 30 ईयर्स ही लेंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 25,000 into 15 divided by 26 into 30 is equals to how much it is? It is yours 4,32,692। तो यहाँ पर है आपका 4,32,692। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है आपका कितना, 10 लाख रुपए, और विच एवर इज लोअर, तो लोअर आपका हो जाएगा 4,32,692। अब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल कॉम्पेंसेशन इज इक्वल्स टू 5,67,308। इसको आप कर सकते हैं क्लोज। ठीक है, उसके बाद कम टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 20। इट इज अबाउट वीआरएस, जहां पर हम खुद छोड़ के जा रहे हैं। आर इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी एंड पेड अ सम ऑफ 6 लाख ऑन वीआरएस फ्रॉम सर्विस। द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इन कंपनी 60 ईयर्स। आर 45 साल का है, मतलब वो 15 साल पहले रिटायर हो रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैड कंप्लीटेड 20 ईयर ऑफ सर्विस। His monthly salary at the time of retirement is as follows. Basic pay है 10,000, dearness allowance है 50%, includable for pension 6,000, HRA 3,000, conveyance है 800. What is the amount of compensation taxable in the Income Tax Act for assessment year 26-27? I hope you will find it easy because it seems to be easy. तो यहाँ पे अपन लेंगे क्या, illustration number 20 और पेज नंबर है आपका 20। वाओ, सेम क्वेश्चन सेम पेज नंबर। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टैक्सेबल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कॉम्पनसेशन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27।
ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स है, नोट है और अमाउंट है। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। कितना पैसा मिला अपने को मिला 6 लाख रुपए, तो अपन ले लेंगे 6 लाख रुपीज। माइनस करेंगे क्या अपन, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है एग्जेम्पशन का 3 मंथ इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस। सेकंड है आपका सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, लेफ्ट फॉर वो रिटायरमेंट। उसके बाद ये हो गया। फिर थर्ड, तो यहाँ पर आपका है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा आपका है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम 5 लाख है ना, मैक्सिमम 5 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर आपका सैलरी 3 मंथ इंटू सैलरी पर मंथ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर सर्विस, तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 3 मंथ इंटू सैलरी पर मंथ, अपने को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर लिखूंगी सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ इज इक्वल्स टू लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट डीए बोथ। तो लेटेस्ट बेसिक सैलरी आपकी है 10,000 रुपए, प्लस आपका डीए जो है वो है 6,000, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई, 16,000 रुपए। ठीक है, 13,000 हुई क्या। यहाँ पर जो अपन सैलरी लेंगे वो लेंगे डीए इन टर्म्स, तो ये अपना आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आता है बेटा डीए इन टर्म्स, तो यहाँ पर 10,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 13,000, तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी हो गई, 13,000। तो यहाँ पर मैं लूंगी सैलरी पर मंथ 13,000 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है यहाँ पर 45 60 ईयर्स 20, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 20 ईयर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13,000 इंटू 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 7,80,000, और सैलरी पर मंथ है 13,000 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, तो 15 साल बचे हैं इंटू 12 महीने इज इक्वल्स टू 180 मंथ्स इज इक्वल्स टू 23,40,000। Actual amount received is your 6 लाख,
or maximum 5 lakh, whichever is lower is 5 lakh, माइनस कर देंगे टैक्सेबल कॉम्पेंसेशन इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, तो ये जो है वो आपका आंसर है किसका, वीआरएस का। इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो वो किसकी बात करता है, वीआरएस की बात करता है। ठीक है, तो जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है, बट फॉर्मूला याद रखना है, डीए इन टर्म्स कब लेंगे नहीं लेंगे। तो जो बोथ वाला डीए है ना, वो सिर्फ अपन ग्रेचुइटी, जब वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड होता है तब वहां पर लेते हैं, बाकी सब जगह पे अपन जो है वो डीए इन टर्म्स ही लेते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट के एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो है वो आपका हो गया। ठीक है, नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है वो क्या बोलता है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कॉम्पनसेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ व्हाट बेटा, टैक्सेबल कॉम्पनसेशन इन द इलस्ट्रेशन अबव, इफ इंस्टेड ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ 6 लाख, अगर आर को कॉम्पनसेशन मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में 10 लाख या फिर 29,80,000। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको कॉम्पनसेशन जो है वो लिमिट में मिला है तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है, अगर आपको कॉम्पनसेशन आउट ऑफ लिमिट मिला है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपका जो लिमिट है वो है आपका कितना, तो वी जो फर्स्ट वाला आपका था क्या बोलते हैं, तो लिमिट आपकी जो है वो है आपकी, वो है कि जितनी सैलरी आपको एक्चुअल में मिली होती, जितनी सैलरी आपको एक्चुअल में मिली होती। तो यहाँ पर अपन लेंगे सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ। ठीक है, नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। तो सैलरी पर मंथ जो है वो आपकी है क्वेश्चन के हिसाब से जो आपने निकाला, मैंने लगा था कितना था, 13,000 कुछ था ना, 13,000। 13,000 इंटू 180 मंथ्स इज इक्वल टू 23,40,000। तो अगर आपको कॉम्पनसेशन 23,40,000 तक का मिलता है, ठीक है, जितनी आपकी एक्चुअल में सैलरी बची है, तो उसका एग्जामेशन आपको मिल जाएगा। बट आपको इससे ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर 10 लाख है बेटा तो वो एग्जामेशन में आ जाएगा, लेकिन 29,80,000 है तो क्या उसमें एग्जामेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, और दिस इज व्हाट दिस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, परक्यूजिट। तो ये जो परक्यूजिट है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बेटा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पीएफ वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ठीक है, कि अंडर सेक्शन 89 आपको टैक्स रिलीफ, तो इसके लिए सबसे पहले अपन आएंगे किसमें बेटा, हमारी टेक्स्ट बुक में। और टेक्स्ट बुक में हमारे पे आ जाएंगे उसके अंदर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्या बोलता है, रिलीफ इज अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग पेमेंट व्हेन रिसीव्ड इन द करंट ईयर बट रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। तो कुछ पैसे ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं प्रीवियस ईयर से बट मिले हमको कब है, करंट ईयर में। तो अगर ये 3 पेमेंट हमको करंट ईयर में मिलते हैं तो कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहला जो है वो क्या है बेटा, वो है आपका अरियर और एडवांस की सैलरी। ठीक है, कि अगर आपकी पुरानी कोई सैलरी है, आपको एडवांस सैलरी मिल गई, मतलब पिछले साल की इस साल मिली अरियर, आगे वाले साल की भी इस साल मिल गई, दैट इज एडवांस। तो इस साल में आपको उसकी क्या मिलेगी, कुछ रिलीफ मिलेगी। इस साल टैक्सेबल भी होगा बट कुछ रिलीफ के साथ टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आपके पुराने एम्प्लॉयर से या फिर आपके अपकमिंग एम्प्लॉयर से आपको कोई पैसा मिल रहा है,
इसमें आपका रिटायरमेंट बेनिफिट भी इंक्लूड हो सकता है, तो इसमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। फैमिली पेंशन पेड इन अरियर्स, की फैमिली पेंशन था और आपको अरियर्स अभी रिसीव हुआ है तो वो। अब कैलकुलेशन जो है वो कैसे होता है, तो कैलकुलेशन आपका यहाँ पर होता है कंपेयर द टैक्स डिफरेंस व्हेन इंक्लूडिंग अरियर्स इन द करंट ईयर इनकम वर्सेस द टैक्स डिफरेंट इन अरियर्स बीन इंक्लूडेड इन द पास्ट ईयर इनकम। ठीक है, तो अगर आपका जो अरियर है वो क्या बोलते हैं करंट ईयर की इनकम में इंक्लूड होता तो कितना टैक्स कैलकुलेशन होता, और अगर अरियर जो है वो पास्ट ईयर की इनकम में इंक्लूडेड है तो टैक्स डिफरेंस कितना है दोनों में, वो टैक्स डिफरेंस की आपको रिलीफ मिलेगी। ठीक है, तो ये समझ कैसे आएगा, ये समझ आएगा क्वेश्चन पढ़ने से। तो लेट्स कम टू अ क्वेश्चन कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन नंबर 23। Mr. Ashok Kumar, an employee of PSU, furnished the following particulars for the previous year ending 31 मार्च 2026। ठीक है, अब सैलरी इनकम, सैलरी इनकम जो है फॉर द ईयर इज 8,25,000। सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 9-10 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000। ठीक है, तो करंट ईयर की सैलरी 8,25,000 और पिछले साल की सैलरी जो इस साल मिली है, मतलब 9-10 की, नॉट पिछले साल की, 9-10 की सैलरी जो अभी मिली है वो है आपकी 40,000। असेस्ड इनकम फॉर 9-10 इज 1,40,000, उस साल में 1,40,000 है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 of the Income Tax Act 1961 in terms of tax payable if assessee has opted out of the provisions of Section 115 BAC. Now, tax rate of tax of income tax for assessment year 10-11, मतलब ऑब्वियसली 9-10 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 10-11, तो उसका जो टैक्स रेट था वो ये था। आपको क्या निकालनी, रिलीफ निकालनी है। तो रिलीफ के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो करंट ईयर का आपको टैक्स निकालना पड़ेगा विथ अरियर और विदाउट अरियर। फिर आपको जो प्रीवियस ईयर है, जहाँ पे ऐसे 9-10 है, तो 9-10 का भी आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। एक आपको निकालना पड़ेगा विथ अरियर और एक आपको निकालना पड़ेगा विदाउट अरियर। अब ये है आपका 1 और ये है 2, तो 1 - 2 करोगे और 3 - 4 करोगे। अब ये जो डिफरेंस आएगा ना इसका 1 - 2, उन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जाएंगे अपनी कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर है बेटा आपका 23 और पेज नंबर है आपका 21। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रिलीफ फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो है वो आपका टैक्स रिलीफ जो है वो क्या होगा ना। यहाँ पे आपको बनाना है एक डब्बा। कैसा डब्बा, तो आपको देखना पड़ेगा कैसा डब्बा है वो। जिस डब्बे के अंदर 4 अमाउंट के कॉलम होने वाले हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होने वाला है। तो 1,
यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 26-27, यहाँ पे 26-27 के साथ निकालेंगे और यहाँ पर अपन निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 2010-11 के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका है सैलरी विथ अरियर्स, यहाँ पर आप लोगे सैलरी विदाउट अरियर्स, यहाँ पर आप लोगे सैलरी विथ अरियर्स, यहाँ पर आप लोगे सैलरी विदाउट अरियर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अपने को यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या, सैलरी, तो यहाँ पर आपकी सैलरी है 8,65,000 जो आपने डिक्लेयर किया। सेकेंड वाले में सैलरी विदाउट अरियर्स हो जाएगा 8,25,000। थर्ड वाले में सैलरी विद अरियर्स हो जाएगा 1,80,000 और विदाउट अरियर्स जो है वो हो जाएगा 1,40,000। तो इन दोनों में भी 40,000 का फर्क है और इन दोनों में भी कितने का फर्क है, 40,000 का। इन दोनों का टैक्स निकालना है अभी के हिसाब से, इन दोनों का टैक्स निकालना है पुराने जमाने के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब 8,65,000 है यहाँ पर, तो हमारा जो क्या बोलते हैं टैक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 85,500। प्लीज टैक्स जो है वो आप चैप्टर 1 से रेफर कर सकते हैं। सैलरी विदाउट अरियर्स में 8,25,000 का टैक्स होगा 77,500, ठीक है। अब एक बार बता देते हैं यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो 8,65,000 तो 5 लाख का तो फिक्स हो गया 12,500, बचा हुआ कितना हुआ 3,65,000, 3,65,000 इंटू 20% प्लस 12,500 इज इक्वल टू 85,500। 8,25,000 तो 3,25,000 इंटू 20% प्लस 12,500 इज इक्वल टू 77,500। अब आपको स्लैब रेट से भी नेक्स्ट निकालना है, तो यहाँ पर आएंगे 11,000 और यहाँ पर आएगा उसका 4,000, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ऐड करोगे क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक में 4% है और एक में 2% है, ठीक है। पहले वाले में 4 है, बाद में 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,420, यहाँ पर आएगा 3,100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 220 और यहाँ पर है आपका 80, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन आ जाएंगे क्या, टोटल। तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा 88,920 और यहाँ पर आ जाएगा 80,600, ठीक है। 11,220 और यहाँ पर आएगा 4080, ठीक है। तो ये आपकी आ गई टैक्स लाइबिलिटी। अब इसमें ये जो है वो 1 है, ये जो है वो 2 है, ये जो है वो 3 है, ये जो है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ 1 - 2, ठीक है, तो 1 - 2 में 1 - 2 अगर मैं करती हूँ यहाँ पर 1 - 2, तो 1 - 2 का आंसर आ जाएगा 8,320 और यहाँ पर अगर मैं इसको करती हूँ 3 - 4, 3 - 4 तो मेरा आंसर आ जाएगा 7,410, 7,140, 7,140, ठीक है। अब जब आपका ये आ गया है, ये डिफरेंस आ गया है, अब इसको आपको दोनों को लेना है नेट डिफरेंस, नेट डिफरेंस। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 8320 - 7140
इज इक्वल्स टू 1180 तो ये आपका क्या हो गया रिलीफ। ठीक है, तो आपका जो टैक्स पेएबल है करंट ईयर का वो कितना होगा, तो हम लोगों ने टैक्स निकाला था कितना 88,920 तो 88,920 माइनस 1180 तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 87,740। ठीक है, तो दिस विल बी माय आंसर। तो ये हमने एक साल के साथ किया है, वैसे ही हम लोग को क्या बोलते हैं अगर ज्यादा साल के लिए भी होगा तो करना होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपने देखा होगा तो वो किसके लिए, ज्यादा सालों के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई बिल्कुल करना है, और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है, मतलब हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, बट आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए, अपना और दिमाग लगाइए, और हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग की जो क्लासेस है वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और मैं कुछ आपके बेसिक्स जो है वो वापस से बता देती हूँ आप लोगों को कि क्लासेस के जो नोट्स है बेटा वो टेलीग्राम चैनल में शेयर हो रहे हैं, और क्लासेस जो है वो एवरेज हमारी सुबह 10 बजे 10 AM को हर दिन जो है वो पोस्ट होती है। ठीक है, और किसी भी क्वेरी के लिए आप क्या बोलते हैं नीचे दिए गए एक गूगल फॉर्म है वो भर सकते हो, आपको कोई सजेशन है तो भर सकते हो, अप्रिसिएशन है तो भी आप भर सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ आपको पसंद आई तो आप भर सकते हो। प्लस हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल है, प्लस साथ में वेबसाइट में भी एक क्या बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन है जहाँ पर आप हमें रेट कर सकते हैं। प्लस वेबसाइट में एक मैसेज आपको हमको कोई क्वेरी या टिकट रेस करनी है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो ऐप भी अवेलेबल है तो आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।